नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हम 3 मार्कर की स्पेशल सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 के इकाई 1 के 3 मार्कर कंप्लीट करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सब्जेक्ट फिजिक्स दिया गया है। तो आइए दोस्तों, इसके अंतर्गत हम 15 3 मार्कर 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आप 3 मार्कर सीरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ पाएँ और हमें इस चीज़ से मोटिवेशन अवश्य मिलेगा। सारांश एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें ताकि इससे आपको 3 मार्कर की ये जो PDF है वो अवेलेबल हो पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 3 मार्कर की। इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक दे रखा है यूनिट 1 के अंतर्गत, पेपर 3 के यूनिट 1 के अंतर्गत जो पहला टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है कार्य, बल एवं ऊर्जा, और उसके अंतर्गत दे रखा है गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, वायुमंडलीय दबाव और एवं कार्य। ये टॉपिक इसके अंतर्गत दे रखा है, जिसके हम 15 3 मार्कर इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले 3 मार्कर से, जो कि कार्य बन जाएगा। तो पहला 3 मार्कर कार्य को ही ले लेंगे हम। पहला 3 मार्कर क्या हो जाएगा? कार्य। तो कार्य के अंतर्गत हमको 3 पॉइंट लिखने हैं और ऐसे सटीक पॉइंट लिखने हैं जिससे हमें 3 में से 3 नंबर प्राप्त हों। तो सबसे पहला पॉइंट आप उसकी परिभाषा ही लिखोगे। परिभाषा क्या लिखोगे? किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। जैसे कि कोई वस्तु है, उस पर आप क्या लगा रहे हो? बल लगा रहे हो, और जब आप उस पर बल लगा रहे हो तो वो बल की दिशा में ही क्या हो जाए? विस्थापित हो जाए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए, तो उसे बोलते हैं विस्थापन। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर जब बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो उस जो घटना है या फिर इसी परिघटना को क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। और कार्य का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। और ये एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो आपको 3 नंबर में पर्याप्त शब्द मिल जाएंगे। यहाँ से आप 3 नंबर अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। तो ये आपकी पहली जो पॉइंट है वो डेफिनेशन हो जाएगी। दूसरा पॉइंट उसका जो है वो हो जाएगा फॉर्मूला, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा उसकी राशि और उसका मात्रक। फिर उसके बाद दूसरा जो 3 मार्कर बनता है वो बनता है बल। क्या बनता है? बल। बल को 3 नंबर में कैसे लिख सकते हैं? तो इसके लिए हमको सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखनी है, फिर उसके बाद इसका मात्रक लिखना है, और ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है, सदिश राशि है, ये लिखना है। दोस्तों, एक पॉइंट अवश्य हमेशा बन जाएगा। बल हो, वेग हो, विस्थापन हो, त्वरण हो, संवेग हो, कार्य हो, ऊर्जा हो, शक्ति हो, किसी भी पॉइंट में, किसी भी 3 मार्कर में आपको एक पॉइंट अवश्य लिखने को मिल सकता है, वो है सदिश राशि या फिर अदिश राशि। तो ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवा सकता है। तो बल के बारे में पहला पॉइंट क्या लिखोगे? कि वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की आकृति, आकार या अवस्था में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की आकृति में, उसके आकार में या फिर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। और ये एक सदिश राशि है, आपको अच्छे से पता है। सदिश राशि यानी कि एक निश्चित दिशा जिसकी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन दोस्तों। फिर इसके बाद अगला 3 मार्कर देख लेते हैं। तो तीसरा 3 मार्कर आपका हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा के अंतर्गत आप क्या लिख सकते हो? 3 पॉइंट, जो आपको 3 में से 3 नंबर दिला सकते हैं। वो पहला पॉइंट है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ये है इसकी परिभाषा, और सटीक और डेफिनेट परिभाषा है ऊर्जा की। क्या है? कि किसी वस्तु द्वारा, कोई भी एक वस्तु है या फिर कोई भी एक इंसान है, उसके द्वारा कोई कार्य किया जाएगा, और उस कार्य करने की जो क्षमता होगी उस क्षमता को क्या बोलते हैं? हम ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। आपको एक पॉइंट अवश्य याद रखना है, कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अगर कोई सदिश राशि होगी तो उसमें आपको एक पॉइंट लिखना है कि ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक भी जूल है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। दोस्तों, ऊर्जा के प्रकार होते हैं 2।
एक होता है गतिज ऊर्जा और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। तो इसी के बारे में 3 मार्कर आपको मेंस में लिखने को आ सकते हैं। तो अगला 3 मार्कर आपका यही बन जाएगा कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, जिसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट लिखेंगे उसकी परिभाषा कि वस्तु की गति के कारण, कोई भी वस्तु मान लीजिए दोस्तों कि ये वस्तु है जो कि क्या कर रही है, गति कर रही है, और ये जो वस्तु है वो गति कर रही है, इसके कारण क्या हो जाएगी, इसके अंदर कोई ऊर्जा होगी तो वो ऊर्जा क्या करेगी, कुछ कार्य करने में सहायक हो जाएगी। तो जो वस्तु की गति है उसके कारण क्या हो जाएगी, उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी, और वो जो कार्य करने की क्षमता उसके अंतर्गत उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। क्योंकि हमने पहले थर्ड वाले 3 मार्कर में क्या देखा है कि किसी वस्तु को द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, और वही ऊर्जा यदि किसी वस्तु की गति के कारण होती है तो उसे गतिज ऊर्जा बोलेंगे। और अगले 3 मार्कर में जब हम स्थितिज ऊर्जा को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² या ½ mv² हो जाएगा। और इसका थर्ड पॉइंट आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, आपको 3 नंबर ऊपर के 2 पॉइंटों में ही मिल जाएंगे, लेकिन आप लिख दीजिए ताकि उसको एक्स्ट्रा पता भी चल जाए कि आपको हाँ नॉलेज है गतिज ऊर्जा के बारे में। तो आप लिख सकते हो तीसरा पॉइंट कि बहती हवा में गतिज ऊर्जा होती है। ये एक इसका उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका एक उदाहरण हो जाएगा। फिर इसके बाद आप अगला 3 मार्कर देखिए, तो अगला 3 मार्कर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में पहला आप परिभाषा ही लिखोगे। दोस्तों फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा परिभाषाएं और सटीक परिभाषा याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप 3 में से 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला 3 मार्कर में देखोगे कि वस्तु की स्थिति विशेष के कारण कार्य करने की क्षमता उसमें उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कोई भी वस्तु है वो स्थिर है और उसकी स्थिति के कारण उसमें कुछ कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो गई है, और उसी क्षमता को क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत क्या लिखोगे, उदाहरण लिखोगे। उदाहरण क्या लिखोगे कि खींचे हुए गुलेल में संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी ऊर्जा हो जाती हैं। ये हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। एक आप इसमें अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 3 मार्कर आपके कंप्लीट होते हैं। अगला 3 मार्कर आप देखते हैं तो ये आएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो कि ऊर्जा चैप्टर के अंतर्गत ही है या फिर ऊर्जा टॉपिक के अंतर्गत है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, उसे केवल एक भौतिक रूप से या फिर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। और इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, जूलियस रॉबर्ट मेयर ने किया था। किसने प्रतिपादन किया था ऊर्जा संरक्षण के नियम का, जूलियस रॉबर्ट मेयर ने। आपको प्री में भी क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो जूलियस रॉबर्ट मेयर ने किया था। और ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसके अंतर्गत क्या होता है, किसी भी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, और प्लस उसमें कर दें हम स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कुल कर लें तो दोनों को अगर जोड़ लें तो ऊर्जा सदैव कैसी रहती है, अचर रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है, कभी भी बदलती नहीं है। इसे बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इस नियम का प्रतिपादन जूलियस रॉबर्ट मेयर ने किया था। और इसके अंतर्गत कुल ऊर्जा जो है किसी भी वस्तु की वो कैसी रहती है, सदैव अचर रहती है। फिर इसके बाद अगले 3 मार्कर की ओर बढ़ते हैं। तो अगला 3 मार्कर है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किसी भी 2 पदार्थ वस्तु या कणों के बीच मौजूद आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पिंड है
और ये दूसरा पिंड है। ये दोनों पिंड जो हैं, ए एक पिंड हो गया और दूसरा पिंड हो गया बी। तो ये दोनों पिंड हैं, ये एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इनके अंदर एक द्रव्यमान के कारण एक बल अपने आप मौजूद रहता है। उस बल को कहते हैं आकर्षण बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। ये किसी भी पिंड में या किसी भी पदार्थ में या किसी भी कण में मौजूद रहता है। ये किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा या फिर जिसका आकार बड़ा होगा, उसका क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाएगा। जिसका द्रव्यमान कम होगा उस वक्त उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। सीधी सी बात है। और ये सभी पिंडों में मौजूद होता है। इसका नियम जो है वो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, और गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम 5 नंबर में पूछने को मिल सकता है, तो आप उसको 5 नंबर में ज़रूर तैयार कीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप ये 3 पॉइंट लिखिएगा, आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आप अगला 3 मार्कर देखते हैं 8वें नंबर का, वो है घर्षण बल। घर्षण क्या है होता है दोस्तों? जैसे ये एक सतह है, इसके ऊपर कोई भी पिंड है और ये पिंड जो है गतिमान है, और अब ये जो पिंड गतिमान है तो ये इसकी सतह से टकरा कर चलेगा तो एक बल लगेगा जो कि इस वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? विपरीत दिशा में होगा, और इस वस्तु की गति को होने से रोकेगा। इस बल को क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। ये तो आपको साधारण भाषा में समझ में आ गया, लेकिन आप 3 नंबर में क्या लिखेंगे? तो वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है और कार्य करके सापेक्ष गति का विरोध करता है उन दोनों के बीच। यानी कि वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करके सापेक्ष गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। और इसकी दिशा सदैव वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। ये आपका हो गया घर्षण बल 3 मार्कर में। फिर इसके बाद अगला 3 मार्कर देखेंगे तो वो हो जाएगा स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या हो जाएगा कि सतह पर स्थिर रखी वस्तु और सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। जैसे कि एक सतह है, ये सतह मान ली, इसके ऊपर कोई भी वस्तु रखी है, ये वस्तु मैंने रख दी। अब ये जो वस्तु है वो क्या करेगी? स्थित है इस पर, और ये वस्तु जब तक गति नहीं कर रही है तब तक इस पर एक बल तो लग रहा है। उस बल का नाम क्या है? स्थैतिक घर्षण बल है। यदि इस सतह को मैं ऐसी तिरछी कर दूं और ये जो पिंड है वो या फिर ये जो वस्तु है ये इस पर रखी है और गिर नहीं रही है या फिर नीचे खिसक नहीं रही है, तो इनके बीच में इस सतह पर कोई बल लगा रहा है, और ये जो बल है वो है स्थैतिक घर्षण बल। तो सतह पर स्थिर रखी वस्तु और सतह के बीच लगने वाला बल क्या कहलाएगा? स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा। और ये जो बल है वो बाह्य बल के बढ़ने पर स्थैतिक घर्षण बल भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक सीमा तक बढ़ता है दोस्तों, उसके बाद स्थैतिक घर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो स्थैतिक घर्षण के बल के बारे में आप 3 नंबर में इतना लिख सकते हो। फिर इसके बाद अगला जो 3 मार्कर बनेगा वो कौन सा बनेगा? गतिक घर्षण बल बनेगा। क्योंकि घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं मेनली। कौन कौन से होते हैं? स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल मैंने आपको बता दिया है, अब बनेगा गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल क्या होगा कि कोई भी गतिमान वस्तु और संपर्क सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाएगा? गतिक घर्षण बल कहलाएगा। जैसे एक सतह है, इसके ऊपर मैंने कोई भी वस्तु को रख दिया, अब ये वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है और ये सतह और वस्तु के बीच में एक घर्षण बल कार्य कर रहा है, और ये जो घर्षण बल कहलाएगा वो कौन सा घर्षण बल कहलाएगा? गतिक घर्षण बल कहलाएगा। इसका दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे कि इसका मान सीमांत घर्षण बल से कम होता है। किससे कम होता है? सीमांत घर्षण बल से कम होता है। अब दोस्तों आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि सीमांत घर्षण बल क्या होता है, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने ये सतह ली, इसके ऊपर ये जो वस्तु है ये तब तक गति नहीं करेगी जब तक स्थैतिक घर्षण बल 0 ना हो जाए, और जब हम इस पर पीछे से फोर्स लगाएंगे यानी कि बल लगाएंगे तो इस तरफ गति करने के लिए इस पर बल पड़ेगा और स्थैतिक घर्षण बल का भी मान बढ़ेगा। लेकिन
स्थैतिक घर्षण बल का मान इतना बढ़ने के बाद अचानक से कम हो जाएगा और ये वस्तु गति करने लगेगी। और ये जो अधिकतम मान है स्थैतिक घर्षण बल का, उसे क्या बोलते हैं हम? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। यानी कि सीमांत घर्षण बल क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण बल कहलाता है। और इसके बाद जो है वस्तु गति करने लगती है। इसके बाद अगला जो 3 मार्कर देखेंगे वो कौन सा देखेंगे? सर्पी घर्षण बल। इसके अंतर्गत आपको केवल परिभाषा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आपको है भी नहीं और लिखना भी नहीं है। ठीक है, तो सर्पी घर्षण बल क्या हो जाएगा? एक वस्तु के दूसरी वस्तु पर फिसलते समय सतहों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? सर्पी घर्षण बल कहलाता है। और ये सबसे कम होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सर्पी घर्षण बल में क्या होती है? वस्तु गोल होती है और वस्तु जब इसके ऊपर फिसलेगी, माफ कीजिएगा दोस्तों, इसमें वस्तु गोल नहीं होती, वस्तु स्लाइड करती है। तो वस्तु जो है वो स्लाइड करेगी इसके ऊपर, और स्लाइड करेगी तो उसके कारण इन दोनों सतहों पर क्या लगेगा? बल लगेगा। उसे बोलेंगे अपन सर्पी घर्षण बल। इसको 3 नंबर में आप कैसे लिखोगे कि एक वस्तु के दूसरी वस्तु पर फिसलते समय सतहों के बीच जो बल लगता है उसे कौन सा बल बोलते हैं? सर्पी घर्षण बल बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है अगला 3 मार्कर जो है लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल क्या होता है कि एक वस्तु के दूसरी वस्तु पर लुढ़कते समय, पिछले वाले में क्या था दोस्तों? पिछले वाले में था सर्पी घर्षण बल, जिसमें फिसलते समय सतहों पर के बीच में बल लग रहा था। लेकिन अगला जो 3 मार्कर है उसके अंतर्गत क्या होगा कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़केगी और लुढ़कने के कारण सतहों के बीच में जो बल लगेगा उसे हम बोलेंगे लोटनिक घर्षण बल। इसके बाद अगला जो 3 मार्कर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? दाब। दाब के बारे में आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि किसी सतह पर, मान लीजिए ये एक सतह है, किसी सतह पर एकांक क्षेत्रफल को नाप लीजिए आप। ये सतह है और इस सतह पर मैंने क्या किया है? एकांक क्षेत्रफल को नाप लिया है। अब ये एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला कोई बल है, यानी कि ऊपर से एक लंबवत बल लगेगा इस सतह पर, और ये जो बल है वो क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। यानी कि एक सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। और दाब का फॉर्मूला क्या है होता है दोस्तों? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि पृष्ठ पर लंबवत बल और पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है दाब का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, इसलिए मान लीजिए यदि किसी कील से किसी सतह पर फोर्स लगाया जाता है या बल लगाया जाता है, तो कील का जो सरफेस एरिया होता है या फिर एरिया पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए दाब ज़्यादा लगता है और किसी भी सतह पर कील ठोकने में आसानी होती है। ठीक है, और दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसे हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो 3 मार्कर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब। दोस्तों वायुमंडलीय दाब जो है वो दाब से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा, यानी कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक पारे का 76 सेंटीमीटर लंबा एक कॉलम लिया। क्या लिया? पारे का 76 सेंटीमीटर लंबा एक कॉलम लिया। ये कॉलम ले लिया मैंने, 76 सेंटीमीटर लंबा है पारे का। ठीक है, और ये जो कॉलम है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मैंने रखा है। कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा है? 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर रखकर मैंने इसे 45 डिग्री अक्षांश पर ले गया। कहाँ ले गया? 45 डिग्री अक्षांश पर। और ये जो 45 डिग्री अक्षांश है वो समुद्र तल पर है। कहाँ है? समुद्र तल पर है। तो मैं 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर 76 सेंटीमीटर लंबे पारे के कॉलम को ले गया, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो उसके कारण जो दाब लगेगा किस पर? सतह पर। किसकी? समुद्र तल की। और समुद्र तल की सतह पर उस पारे के कॉलम के कारण जो दाब लगेगा उसे मैं बोलूँगा क्या? वायुमंडलीय दाब। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि पारे का मैंने 76 सेंटीमीटर लंबा एक कॉलम लिया
और उस कॉलम को 0 डिग्री सेल्सियस पर किया और 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर ले गया। और समुद्र तल पर जब ये कॉलम ले गया तो समुद्र तल पर ये कुछ दाब लगा रहा है, और ये जो दाब लगा रहा है उस दाब को बोलेंगे वायुमंडलीय दाब। और इसका मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, है ना। और इसे किससे नापते हैं, तो इसे नापते हैं बैरोमीटर से। ठीक है दोस्तों, तो 3 नंबर में इतना पर्याप्त होगा। फिर इसके बाद अगला जो 3 मार्कर बन जाएगा वो बन जाएगा शक्ति। शक्ति या फिर पावर बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति कितने घंटे में कार्य कर लेगा या फिर कोई मशीन कितने घंटे में कार्य कर लेगी, ये क्या कहलाता है, आपका शक्ति कहलाता है। और शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कार्य बटे समय। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक जो है वो जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। क्या रखा गया है, वाट रखा गया है। क्यों, क्योंकि शक्ति का मात्रक एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे 3 मार्कर कंप्लीट दोस्तों। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।